हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की ये वीडियो होने वाली है हमारी बीएड नोट्स, और जिसमें हम अभी तक जो पढ़ रहे थे विधियां, यानी कि जो हम जो टीचिंग एजुकेशन यानी कि टीचिंग देने की जो विधियां होती हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। टीचिंग मेथड हम कर रहे थे, तो उसके अभी तक हमने प्रयोगात्मक विधि तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट, यानी कि विवरणात्मक विधियाँ। इस विधि के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस आते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो जो लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी नई वीडियो आपको मिल पाए, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करा करिए फ्रेंड्स, तभी आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा, या जो भी मैं अपडेट करती हूँ वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलेगा। तो हमारी आज की वीडियो होने वाली है विवरणात्मक विधियों के ऊपर। तो इससे जो मैंने जितनी भी वीडियो अभी तक बीएड नोट्स के बारे में डाले हैं उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं, वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विवरणात्मक विधियां। तो देखिए, इसके अंतर्गत उन विधियों को रखा गया है जिनमें मानव व्यवहार का अध्ययन उनके व्यवहार के विवरण के आधार पर किया जाता है। इसकी मुख्य 10 विधियां हैं। तो फ्रेंड, जितनी भी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं वो हाईलाइट इसलिए की हैं ताकि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बस जो हाईलाइट करा है वही आपको पढ़ाऊंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं कराना और कोई नोट्स नहीं। जो भी हाईलाइट हैं वही आपके नोट्स हैं, उतने बहुत हैं, और इतनी चीज़ों को आप याद कर सकते हैं ईजिली। तो ये वीडियोस जो हैं वो आपको सीटेट में भी हेल्प करती है, क्योंकि सीटेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो मैं बीएड के नोट्स करा रही हूँ वो आपको कहीं ना कहीं सीटेट में भी फ़ायदा करेंगे, सीटेट की तैयारी में भी। और आपकी बीएड जो लोग भी क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छे से चीज़ें हो जाएंगी कि वो घर बैठ के आराम से अपने नोट्स बना पाएँ, पढ़ पाएँ। आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे मेल पर ले सकते हैं और वीडियो देख ही सकते हैं। तो चलिए, तो इसकी 10 विधियां हैं। नंबर 1 है विकासात्मक एवं जननिक विधि, डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक मेथड। पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसकी जो विधि है वो है हमारी व्यक्ति इतिहास विधि। पहली वाली विधि हमने आपको बताई कि जेनेटिक विधि, और फिर आती है हमारी साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड, प्रश्नावली मेथड, क्वेश्चनरी मेथड, तुलनात्मक विधि यानी कि कंपैरेटिव मेथड, मनोभौतिकी विधि यानी कि साइकोफिजिकली मेथड, और मनोविश्लेषणात्मक विधि यानी कि साइको एनालिस्टिक मेथड, परीक्षण विधि यानी कि टेस्ट मेथड, निदानात्मक विधि यानी कि क्लिनिकल मेथड, सांख्यिकी विधि यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड। कुछ विधियां ऐसी हैं जिनको नाम से ही आप बता सकते हैं कि इसके अंदर किस तरह से ये विधियां यूज की जाती हैं। ठीक है, तो उपयुक्त विधियों में से कतिपय प्रमुख विधियों का विवरण निम्नलिखित है। पहले हम पढ़ लेते हैं विकासात्मक एवं जननिक विधि क्या है, जो कि आपकी है जेनेटिक मेथड के अकॉर्डिंग। इस विधि में वंश परंपरा और वातावरण के आधार पर व्यक्ति के जीवन से संबंधित घटनाओं को जानने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, इसमें किसी मानसिक गुण विलक्षणता और उसके किसी भी स्वभाव के विकास की व्याख्या शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक की जाती है। इसमें प्रयोगात्मक विधि की भी सहायता ली जाती है, मतलब जो प्रयोग जो हमारी पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ी थी प्रयोगात्मक विधि, इसमें इसकी सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार इस विधि में विकास की अवस्थाएं, विकास की विशेषताओं और बालक के व्यक्ति तत्व पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इस विधि का दोष यह है कि इस प्रकार के अध्ययन में बहुत अधिक टाइम लगता है, इसलिए गैरेट ने कहा कि यह बहुत महंगी विधि है, मतलब ये लंबा प्रोसेस है। फिर आता है हमारा व्यक्ति इतिहास विधि, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं केस स्टडी मेथड। इस विधि के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्ति तत्व का विश्लेषण किया जाता है। व्यक्ति की सामान्य बुद्धि तथा अन्य जन्मजात एवं अर्जित योग्यता, मनोवृत्ति, अभिरुचि, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यक्ति से संबंधित गुण और उसके पैतृक व पारिवारिक गुण, विद्यालय संबंधी तथा सामाजिक संबंधों आदि के विषय में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इन सूचनाओं से व्यक्ति का जीवन इतिहास तैयार किया जाता है और इसी इतिहास के आधार पर उसके व्यक्ति तत्व के विभिन्न पक्षों से संबंधित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये सूचनाएं प्राप्त करने में माता पिता, भाई बहन, मित्र, पड़ोसी, शिक्षक, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर आदि से सहायता ली जाती है। यद्यपि इस विधि का प्रयोग सामान्य और असामान्य दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए किया जाता है, परंतु यह विधि
असामान्य व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। इस विधि में ऐसे व्यक्तियों की कठिनाइयों एवं समस्याओं का पता लगाया जाता है और उसके बाद उनका निदान प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन ये विधि जो केस स्टडी मेथड है, ये कहीं ना कहीं हर एक इंसान के लिए किया जा सकता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, अगर कभी किसी का मर्डर हो जाता है या कोई ऐसा सुसाइड केस या कुछ भी हो, उसके बारे में पता लगाने के लिए कि क्यों किया, कैसे किया, उसकी पहले क्या मेंटलिटी रही, उनके डॉक्टर से पता लगाया जाता है, उनके पेरेंट्स से पता लगाया जाता है। जैसे आजकल सुशांत सिंह राजपूत के केस में आप देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी केस स्टडी की जा रही है कि भाई उनका स्वभाव पहले कैसा रहा, किस किस से वो मिले, किसके साथ रहे, कैसे रहे, तो सारी चीज़ें। और एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि जैसे जेल में कोई भी कैदी होता है, उसके बारे में उसका जो मेंटली पावर जो भी चीज़ें होती हैं, वो अगर वहाँ पे लड़ाई झगड़े ज़्यादा करता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें करता है, या उसने जो क्राइम किया है, हो सकता है उसने ना किया, उसको फंसाया जा रहा हो, तो सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए उसको पहले उसकी केस स्टडी की जाती है, उसके बारे में पता लगाया जाता है कि वो किस घर से बिलोंग करता है, किस सिटी से बिलोंग करता है, कैसे लोगों के साथ रहता है, उसकी संगत क्या थी, उसका कैसा रहन सहन था, वो सारी चीज़ें उसके बारे में पता लगाई जाती हैं। तो वही चीज़ है। और अगर मेंटली कोई डिस्टर्ब है या कोई भी ऐसा अबनॉर्मल इंसान जिसको कुछ प्रॉब्लम हो, उसके बारे में पता लगाया जाता है कि वो इस तरह की हरकतें क्यों करता है। तो इस तरह की जो केस स्टडी मेथड है, ये हमारे आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डॉक्टर्स इसको बहुत यूज़ करते हैं, इंस्पेक्टर्स, पुलिस, सीबीआई, बहुत लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। उसमें एक पूरा डाटा तैयार किया जाता है, उसके बाद और उसका पता लगाया जाता है। फिर हम इसके गुण देखते हैं। इस विधि में विषय के व्यवहार विशेष के कारण की विस्तृत और सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह निदानात्मक अध्ययन की सर्वोत्तम विधि है। इस विधि की सहायता से असामान्य बालकों के व्यवहार के कारकों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाता है। जैसे कि एक मूवी थी तारे जमीन पर, आप लोगों ने देखी होगी, सभी ने देखी होगी। उसमें जो बच्चा दिखाया जाता है कि वो पढ़ने में उसका माइंड नहीं लगता है, उसको खेल कूद में भी उसका इतना दिमाग नहीं लगता है, बस वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। लेकिन उसकी आर्ट पावर बहुत अच्छी होती है, जो भी चीज़ें हैं वो उसकी अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एबनॉर्मल बिहेव करता है और बच्चों के अकॉर्डिंग। बट अगर उस ऐसे बच्चों को अगर ढंग से समझने की कोशिश की जाए कि वो ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को और आगे गलत चीज़ों में बढ़ने से रोक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर वो एक टीचर्स उसको मिलता है, उसको एक टीचर मिलता है जो उसके घर जाता है, उसके पेरेंट्स से मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा तारे ज़मीन मूवी में कि जो उसके घर पर जाता है और सारी स्टडी करता है कि बच्चे ने कैसे पहले कैसे रहता था, अब क्या कर रहा है, उसकी स्कूल्स में देखता है, उसके फ्रेंड से बात करता है कि कैसा था। फिर वो सारी केस स्टडी के अकॉर्डिंग एक रिजल्ट निकालता है कि उसको डिलेक्सिया एक करके डिसलेक्सिया बीमारी है, जिसकी वजह से उसको पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है। तो यही एक प्रॉब्लम जो वहाँ पे बच्चों में भी आजकल बहुत सारी चीज़ ऐसे फेस की जा रही है, लेकिन हम पेरेंट्स या कोई भी टीचर्स इन चीज़ों को समझ नहीं पाता कि बच्चे में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये साइकोलॉजी अलाउड की गई है टीचर्स के लिए कि इस चीज़ को बच्चों को पढ़ाने से पहले आप खुद एक अच्छे टीचर बनिए, आप खुद इन चीज़ों को समझिए कि बच्चे में अगर कोई दिक्कत है तो वो क्यों है, उसका राज, उसका पता लगाइए। ठीक है। फिर आता है हमारे इसकी लिमिटेशन, देख लेते हैं सीमाएं। इस विधि से खोजे गए परिणाम व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, उन्हें नियमों एवं सिद्धांतों के रूप में नहीं समझा जा सकता। यह एक लंबी विधि है, इसमें बहुत अधिक समय लगता है। जैसा मैंने बताया कि किसी का भी रिजल्ट निकालने के लिए, किसी की भी केस स्टडी करने के लिए आपको बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, कहीं जाना भी पड़ता है, कॉलेज फ्रेंड्स सबके पास। तो एक लंबी प्रोसेस है, तो इसीलिए ये कुछ बड़े केसों में ही इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन बच्चे अगर स्कूल में हैं और एक बच्चा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो एक टीचर का फ़र्ज़ बनता है उसको पूरी तरह से समझने का, उसकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, क्योंकि टीचर ही बच्चे को आगे बढ़ने का एक जरिया होता है, उसको आगे बढ़ाता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं टीचर्स की बात मानते हैं, इसलिए टीचर्स को ये ज़रूर समझना चाहिए कि हम एक ऐसे इंसान की नींव रख रहे हैं जो आगे फ्यूचर में अपना एक फ्यूचर बनाएगा, अपना एक अलग मुकाम बनाएगा। तो टीचर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यह एक लंबी विधि है, यह व्यष्टि व्यवहार के अध्ययन की विधि है। इसके द्वारा समूह के व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने अभी बताया कि एक पर्टिकुलर इंसान का इसमें अध्ययन किया जा सकता है, बहुत सारे लोगों का नहीं, मिक्सअप सब नहीं किए सकते हम इसमें। तुलनात्मक विधि हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का समस्यात्मक अध्ययन किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से तुलना करके किया जाता है।
तुलना में समानता और अंतर दोनों पर ध्यान दिया जाता है और ये देखा जाता है कि व्यक्ति का व्यवहार उसके सामान्य व्यवहार से कितना निकट या दूर है। इस विधि में मनुष्य के व्यवहार की तुलना पशु के व्यवहार से भी की जाती है। पावलोव ने समृद्ध सहज क्रिया यानी कि कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन तथा थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल ट्रायल एंड एरर सिद्धांतों के निर्माण से पहले पशुओं पर ही इस चीज का प्रयोग किया और वहां सफलता मिलने पर प्रयोग मनुष्यों पर भी किए गए। इस विधि से अध्ययन करने में सत्य का विश्लेषण हो जाता है। मनोविश्लेषणात्मक विधि नेक्स्ट है हमारे। इस विधि में प्रवर्तकों में फ्रायड, युंग और एडलर प्रमुख हैं। मनोविश्लेषणात्मक विधि अगर क्वेश्चन आता है तो आपको जवाब देना है फ्रायड ने दी, युंग और इसके एडलर इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं। इस विधि के द्वारा मनुष्य के गुरुत्तम भागों का समझने का प्रयास किया जाता है। मनोविश्लेषणवादियों का कहना है कि चेतन मन की तरह मनुष्य का अचेतन मन भी होता है। इसलिए यदि इस अचेतन मन की इच्छाओं को समझ लिया जाए तो उनके असंतुलित व्यवहार वाले और कुंठाग्रस्त व्यक्ति ठीक किए जा सकते हैं। स्वप्न विश्लेषण यानी कि ड्रीम एनालिसिस, शब्द साहचर्य, वर्ड एसोसिएशन, स्वतंत्र साहचर्य, फ्री एसोसिएशन तथा सम्मोहन, हाइपोथिसिज्म आदि से इस विधि के अध्ययन में सहायता ली जाती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमें व्यक्ति के जिसके साथ भी हम इन्वॉल्व हैं, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, एज अ स्टूडेंट्स, एज अ फ्रेंड्स, जो भी हम किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, अगर उस व्यक्ति का बिहेव अबनॉर्मल है तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम उसको पहले समझने की कोशिश करें, ना कि उसको छोड़कर हम जाएं या हम उसको अवॉइड करें। नो, दिस इज अ नॉट सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन यही है कि आप उसको समझने की कोशिश करें, उसको ठीक करने की कोशिश करें और लोगों की हेल्प लें और चीज़ों की हेल्प लें उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निदानात्मक विधि यानी कि निदानात्मक, जहाँ पे हम किसी चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं। यह विधि अनेक विधियों का योग होती है। यह व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान की विधि है। इस विधि के द्वारा बालकों के असमान व्यवहार, भावना, ग्रंथियों और मानसिक रोगों के कारणों का पता लगाया जाता है और जब उसकी असामान्यता के कारणों का ज्ञान हो जाता है तो उसके निराकरण के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। मतलब अब पहले हमने उसकी केस स्टडी कर ली, हमने उसके बारे में पता लगा लिया कि उसको क्या दिक्कत है, अब हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इस विधि का प्रयोग सामान्यतः बाल अपराधी, शारीरिक दोष वाले, हकलाने वाले, संवेगात्मक रूप से अस्थिर और पढ़ने में बेहद कठिनाई अनुभव करने वाले बालकों के लिए होता है। इस विधि में निदान और उपचार दोनों किए जाते हैं, इसलिए इसे उपचारात्मक विधि भी कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग निम्नलिखित क्रम में किया जाता है। सर्वप्रथम विषय यानी कि सब्जेक्ट्स की मनोशारीरिक समस्या को समझा जाता है। उसके बाद उस समस्या के कारणों को जानने के लिए उपयुक्त विधियों का चयन किया जाता है। इन विधियों से प्राप्त परिणामों को लेखवत यानी कि लिखा जाता है। अंत में उनके उपचार के लिए उपाय भी किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी सांख्यिकी विधि। अन्य विज्ञानों की तरह मनोविज्ञान में भी सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग करने से परिणाम अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक होते हैं। इस विधि का प्रयोग करने पर जो सामग्री प्राप्त होती है उसका विश्लेषण किया जाता है और परिणामों की विश्वसनीयता और वैधता का निर्धारण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी और मेथड्स के ऊपर वीडियो कि कैसे हम स्किल्स अपने ठीक करते हैं, कैसे हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसके बारे में सारी चीज़ें थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की ये वीडियो होने वाली है हमारी बीएड नोट्स, और जिसमें हम अभी तक जो पढ़ रहे थे विधियां, यानी कि जो टीचिंग एजुकेशन यानी कि टीचिंग देने की जो विधियां होती हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। टीचिंग मेथड हम कर रहे थे, तो उसके अभी तक हमने प्रयोगात्मक विधि तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट यानी कि विवरणात्मक विधियां। इस विधि के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस आते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो जो लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी नई वीडियो आपको मिल पाए, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करा करिए फ्रेंड्स, तभी आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा या जो भी मैं अपडेट करती हूँ वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलेगा। तो हमारी आज की वीडियो होने वाली है विवरणात्मक विधियों के ऊपर। तो इससे जो मैंने जितनी भी वीडियो अभी तक बीएड नोट्स के बारे में डाले हैं उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं, वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विवरणात्मक विधियाँ।
तो देखिए, इसके अंतर्गत उन विधियों को रखा गया है जिनमें मानव व्यवहार का अध्ययन उनके व्यवहार के विवरण के आधार पर किया जाता है। इसकी मुख्य 10 विधियां हैं। तो फ्रेंड, जितनी भी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं वो हाईलाइट इसलिए की हैं ताकि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बस जो हाईलाइट करा है वही आपको पढ़ाऊंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं कराना और कोई नोट्स नहीं। जो भी हाईलाइट हैं वही आपके नोट्स हैं, उतने बहुत हैं और इतनी चीज़ों को आप याद कर सकते हैं ईजिली। तो ये वीडियोस जो हैं वो आपको सीटेट में भी हेल्प करती है, क्योंकि सीटेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो मैं बीएड के नोट्स करा रही हूँ वो आपको कहीं ना कहीं सीटेट में भी फ़ायदा करेंगे, सीटेट की तैयारी में भी। और आपकी बीएड जो लोग भी क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छे से चीज़ें हो जाएंगी कि वो घर बैठ के आराम से अपने नोट्स बना पाएँ, पढ़ पाएँ। आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, PDF चाहिए तो आप मुझसे मेल पर ले सकते हैं और वीडियो देख ही सकते हैं। तो चलिए, तो इसकी 10 विधियां हैं। नंबर 1 है विकासात्मक एवं जननिक विधि, डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक मेथड। पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसकी जो विधि है वो है हमारी व्यक्ति इतिहास विधि। पहली वाली विधि हमने आपको बताई कि जेनेटिक विधि, और फिर आती है हमारी साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड, प्रश्नावली मेथड, क्वेश्चनरी मेथड, तुलनात्मक विधि यानी कि कंपैरेटिव मेथड, मनोभौतिकी विधि यानी कि साइकोफिजिकली मेथड, और मनोविश्लेषणात्मक विधि यानी कि साइको एनालिस्टिक मेथड, परीक्षण विधि यानी कि टेस्ट मेथड, निदानात्मक विधि यानी कि क्लिनिकल मेथड, सांख्यिकी विधि यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड। कुछ विधियां ऐसी हैं जिनको नाम से ही आप बता सकते हैं कि इसके अंदर किस तरह से ये विधियां यूज की जाती हैं। ठीक है, तो उपयुक्त विधियों में से कतिपय प्रमुख विधियों का विवरण निम्नलिखित है। पहले हम पढ़ लेते हैं विकासात्मक एवं जननिक विधि क्या है, जो कि आपकी है जेनेटिक मेथड के अकॉर्डिंग। इस विधि में वंश परंपरा और वातावरण के आधार पर व्यक्ति के जीवन से संबंधित घटनाओं को जानने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, इसमें किसी मानसिक गुण, विलक्षणता और उसके किसी भी स्वभाव के विकास की व्याख्या शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक की जाती है। इसमें प्रयोगात्मक विधि की भी सहायता ली जाती है, मतलब जो प्रयोग जो हमारी पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ी थी प्रयोगात्मक विधि, उसमें इसकी सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार इस विधि में विकास की अवस्थाएं, विकास की विशेषताओं और बालक के व्यक्तित्व पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इस विधि का दोष यह है कि इस प्रकार के अध्ययन में बहुत अधिक टाइम लगता है, इसलिए गैरेट ने कहा कि यह बहुत महंगी विधि है, मतलब ये लंबा प्रोसेस है। फिर आता है हमारा व्यक्ति इतिहास विधि, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं केस स्टडी मेथड। इस विधि के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। व्यक्ति की सामान्य बुद्धि तथा अन्य जन्मजात एवं अर्जित योग्यता, मनोवृत्ति, अभिरुचि, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यक्ति से संबंधित गुण और उसके पैतृक व पारिवारिक गुण, विद्यालय संबंधी तथा सामाजिक संबंधों आदि के विषय में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इन सूचनाओं से व्यक्ति का जीवन इतिहास तैयार किया जाता है और इसी इतिहास के आधार पर उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों से संबंधित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये सूचनाएं प्राप्त करने में माता पिता, भाई बहन, मित्र, पड़ोसी, शिक्षक, चिकित्सक यानी कि उसके डॉक्टर आदि से सहायता ली जाती है। यद्यपि इस विधि का प्रयोग सामान्य और असामान्य दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए किया जाता है, परंतु यह विधि असामान्य व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। इस विधि में ऐसे व्यक्तियों की कठिनाइयों एवं समस्याओं का पता लगाया जाता है और उसके बाद उनका निदान प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन ये विधि जो केस स्टडी मेथड है, ये कहीं ना कहीं हर एक इंसान के लिए किया जा सकता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, अगर कभी किसी का मर्डर हो जाता है या कोई ऐसा सुसाइड केस हो, कुछ भी हो, उसके बारे में पता लगाने के लिए कि क्यों किया, कैसे किया, उसकी पहले क्या मेंटलिटी रही, उनके डॉक्टर से पता लगाया जाता है, उनके पेरेंट्स से पता लगाया जाता है। जैसे आजकल सुशांत सिंह राजपूत के केस में आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी केस स्टडी की जा रही है कि भाई उनका स्वभाव पहले कैसा रहा, किस किस से वो मिले, किसके साथ रहे, कैसे रहे, तो सारी चीज़ें। और एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी, जैसे जेल में कोई भी कैदी होता है, उसके बारे में उसका जो मेंटली पावर जो भी चीज़ें होती हैं, वो अगर वहाँ पे लड़ाई झगड़े ज़्यादा करता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें करता है
या उसने जो क्राइम किया है, हो सकता है उसने ना किया, उसको फंसाया जा रहा हो, तो सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए उसको पहले उसकी केस स्टडी की जाती है, उसके बारे में पता लगाया जाता है कि वो किस घर से बिलोंग करता है, किस सिटी से बिलोंग करता है, कैसे लोगों के साथ रहता है, उसकी संगत क्या थी, उसका कैसा रहन सहन था, वो सारी चीज़ें उसके बारे में पता लगाई जाती हैं। तो वही चीज़ है। और अगर मेंटली कोई डिस्टर्ब है या कोई भी ऐसा अबनॉर्मल इंसान जिसको कोई प्रॉब्लम हो, उसके बारे में पता लगाया जाता है कि वो इस तरह की हरकतें क्यों करता है। तो इस तरह की जो केस स्टडी मेथड है, ये हमारे आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डॉक्टर्स इसको बहुत यूज़ करते हैं, इंस्पेक्टर्स, पुलिस, सीबीआई, बहुत लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। उसमें एक पूरा डाटा तैयार किया जाता है, उसके बाद और उसका पता लगाया जाता है। फिर हम इसके गुण देखते हैं। इस विधि में विषय के व्यवहार विशेष के कारण की विस्तृत और सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह निदानात्मक अध्ययन की सर्वोत्तम विधि है। इस विधि की सहायता से असामान्य बालकों के व्यवहार के कारकों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाता है। जैसे कि एक मूवी थी तारे जमीन पर, आप लोगों ने देखी होगी, सभी ने देखी होगी। उसमें जो बच्चा दिखाया जाता है कि वो पढ़ने में उसका माइंड नहीं लगता है, उसको खेल कूद में भी उसका इतना दिमाग नहीं लगता है, बस वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है, लेकिन उसकी आर्ट पावर बहुत अच्छी होती है, जो भी चीज़ें हैं वो उसकी अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एबनॉर्मल बिहेव करता है और बच्चों के अकॉर्डिंग। बट अगर उस ऐसे बच्चों को अगर ढंग से समझने की कोशिश की जाए कि वो ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को और आगे गलत चीज़ों में बढ़ने से रोक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर वो एक टीचर्स उसको मिलता है, उसको एक टीचर मिलता है जो उसके घर जाता है, उसके पेरेंट्स से मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा तारे ज़मीन मूवी में कि जो उसके घर पर जाता है, सारी स्टडी करता है कि बच्चे ने पहले कैसे रहता था, अब क्या कर रहा है, उसकी स्कूल्स में देखता है, उसके फ्रेंड से बात करता है कि कैसा था, फिर वो सारी केस स्टडी के अकॉर्डिंग एक रिजल्ट निकालता है कि उसको डिसलेक्सिया बीमारी है, जिसकी वजह से उसको पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है। तो यही एक प्रॉब्लम जो वहाँ पे बच्चों में भी आजकल बहुत सारी चीज़ ऐसे फेस की जा रही है, लेकिन हम पेरेंट्स या कोई भी टीचर्स इन चीज़ों को समझ नहीं पाता कि बच्चे में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये साइकोलॉजी अलाउड की गई है टीचर्स के लिए कि इस चीज़ को बच्चों को पढ़ाने से पहले आप खुद एक अच्छे टीचर बनिए, आप खुद इन चीज़ों को समझिए कि बच्चे में अगर कोई दिक्कत है तो वो क्यों है, उसका राज, उसका पता लगाइए। ठीक है। फिर आता है हमारे इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं, सीमाएं। इस विधि से खोजे गए परिणाम व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, उन्हें नियमों एवं सिद्धांतों के रूप में नहीं समझा जा सकता। यह एक लंबी विधि है, इसमें बहुत अधिक समय लगता है। जैसा मैंने बताया कि किसी का भी रिजल्ट निकालने के लिए, किसी की भी केस स्टडी करने के लिए आपको बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, कहीं जाना भी पड़ता है, कॉलेज फ्रेंड्स सबके पास, तो एक लंबी प्रोसेस है। तो इसीलिए ये कुछ बड़े केसों में ही इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन बच्चे अगर स्कूल में हैं और एक बच्चा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो एक टीचर का फ़र्ज़ बनता है उसको पूरी तरह से समझने का, उसकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, क्योंकि टीचर ही बच्चे को आगे बढ़ने का एक जरिया होता है, उसको आगे बढ़ाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं टीचर्स की बात मानते हैं। इसलिए टीचर्स को ये ज़रूर समझना चाहिए कि हम एक ऐसे इंसान की नींव रख रहे हैं जो आगे फ्यूचर में अपना एक फ्यूचर बनाएगा, अपना एक अलग मुकाम बनाएगा। तो टीचर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यह एक लंबी विधि है। यह व्यष्टि व्यवहार के अध्ययन की विधि है। इसके द्वारा समूह के व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने अभी बताया कि एक पर्टिकुलर इंसान का इसमें अध्ययन किया जा सकता है, बहुत सारे लोगों का नहीं। मिक्सअप सब नहीं किए सकते हम इसमें। तुलनात्मक विधि हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का समस्यात्मक अध्ययन किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से तुलना करके किया जाता है। तुलना में समानता और अंतर दोनों पर ध्यान दिया जाता है और ये देखा जाता है कि व्यक्ति का व्यवहार उसके सामान्य व्यवहार से कितना निकट या दूर है। इस विधि में मनुष्य के व्यवहार की तुलना पशु के व्यवहार से भी की जाती है। पावलोव ने समृद्ध सहज क्रिया यानी कि कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन तथा थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल ट्रायल एंड एरर सिद्धांतों के निर्माण से पहले पशुओं पर ही इस चीज का प्रयोग किया और वहां सफलता मिलने पर प्रयोग मनुष्यों पर भी किए गए। इस विधि से अध्ययन करने में सत्य का विश्लेषण हो जाता है। मनोविश्लेषणात्मक विधि नेक्स्ट है हमारे। इस विधि में प्रवर्तकों में फ्रायड, युंग और एडलर प्रमुख हैं। मनोविश्लेषणात्मक विधि अगर क्वेश्चन आता है तो आपको जवाब देना है। फ्रायड ने दी, युंग और इसके एडलर इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं।
इस विधि के द्वारा मनुष्य के गुरुत्तम भागों का समझने का प्रयास किया जाता है। मनोविश्लेषणवादियों का कहना है कि चेतन मन की तरह मनुष्य का अचेतन मन भी होता है। इसलिए यदि इस अचेतन मन की इच्छाओं को समझ लिया जाए तो उनके असंतुलित व्यवहार वाले और कुंठाग्रस्त व्यक्ति ठीक किए जा सकते हैं। स्वप्न विश्लेषण यानी कि ड्रीम एनालिसिस, शब्द साहचर्य, वर्ड एसोसिएशन, स्वतंत्र साहचर्य, फ्री एसोसिएशन तथा सम्मोहन, हाइपोथिज्म आदि से इस विधि के अध्ययन में सहायता ली जाती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमें व्यक्ति के जिसके साथ भी हम इन्वॉल्व हैं, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, एज अ स्टूडेंट्स, एज अ फ्रेंड्स, जो भी हम किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, अगर उस व्यक्ति का बिहेव अबनॉर्मल है तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम उसको पहले समझने की कोशिश करें, ना कि उसको छोड़कर हम जाए या हम उसको अवॉइड करें। नो, दिस इज अ नॉट सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन यही है कि आप उसको समझने की कोशिश करें, उसको ठीक करने की कोशिश करें और लोगों की हेल्प लें और चीज़ों की हेल्प लें उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निदानात्मक विधि यानी कि निदानात्मक, जहाँ पे हम किसी चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं। यह विधि अनेक विधियों का योग होती है। यह व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान की विधि है। इस विधि के द्वारा बालकों के असमान व्यवहार, भावना, ग्रंथियों और मानसिक रोगों के कारणों का पता लगाया जाता है और जब उसकी असामान्यता के कारणों का ज्ञान हो जाता है तो उसके निराकरण के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। मतलब अब पहले हमने उसकी केस स्टडी कर ली, हमने उसके बारे में पता लगा लिया कि उसको क्या दिक्कत है, अब हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इस विधि का प्रयोग सामान्यतः बाल अपराधी, शारीरिक दोष वाले, हकलाने वाले, संवेगात्मक रूप से अस्थिर और पढ़ने में बेहद कठिनाई अनुभव करने वाले बालकों के लिए होता है। इस विधि में निदान और उपचार दोनों किए जाते हैं, इसलिए इसे उपचारात्मक विधि भी कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग निम्नलिखित क्रम में किया जाता है। सर्वप्रथम विषय यानी कि सब्जेक्ट्स की मनोशारीरिक समस्या को समझा जाता है। उसके बाद उस समस्या के कारणों को जानने के लिए उपयुक्त विधियों का चयन किया जाता है। इन विधियों से प्राप्त परिणामों को लेखवत यानी कि लिखा जाता है। अंत में उनके उपचार के लिए उपाय भी किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी सांख्यिकी विधि। अन्य विज्ञानों की तरह मनोविज्ञान में भी सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग करने से परिणाम अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक होते हैं। इस विधि का प्रयोग करने पर जो सामग्री प्राप्त होती है उसका विश्लेषण किया जाता है और परिणामों की विश्वसनीयता और वैधता का निर्धारण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी और मेथड्स के ऊपर वीडियो कि कैसे हम स्किल्स अपने ठीक करते हैं, कैसे हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसके बारे में सारी चीज़ें थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हुआ है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।